गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आपका मनोज सर। हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे आपको 2 सवाल NWCR का कंसेप्ट और 2 सवाल बनाकर दिखलाया था। 2 या फिर 3 सवाल हम लोगों ने उस दिन किया था। तो इनमें मैक्सिमम या तो 3 रो 4 कॉलम या 4 रो 3 कॉलम, मैक्सिमम ऑफ 4 रो 4 कॉलम, यही चीजें आपका आना है, राइट। तो अब हम लोग कुछ एक सवाल और भी NWCR का देख लेते हैं। इसके बाद ये आपका सिलेबस किसका है तो मैं आपको बताऊं, बीकॉम ऑनर्स में, BBA में, MBA में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाए जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को 3 मेथड से सॉल्व किया जाता है और असाइनमेंट प्रॉब्लम को एक मेथड से हम लोग देखते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो मेथड्स हैं वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, पहला क्लास, और मैंने कहा भी था कि अब हम जल्दी जल्दी ही उसको आपको वीडियोस को अपलोड करेंगे। सेकंड मेथड है लिस्ट कॉस्ट मेथड, LCM मेथड, आज हम इस मेथड पे भी आएंगे। और थर्ड है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, वैम, राइट। इसके बाद हम लोग फिर असाइनमेंट प्रॉब्लम हंगेरियन मेथड के थ्रू से पढ़ेंगे, ठीक है। तो NWCR में 3 रो 4 कॉलम, 4 रो 3 कॉलम और मैक्सिमम 4 रो 4 कॉलम। तो आज हम लोग 4 रो 4 कॉलम, सबसे जो हाईएस्ट है वो चीज का एक सवाल उठाते हैं और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम मेथड्स चेंज कर लेंगे। तो अभी हम लोग बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देख रहे हैं, है ना। तो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, राइट। तो हम लोग NWCR मेथड बाय NWCR रूल, मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो इनमें 4 रो 4 कॉलम, इससे ज्यादा और बड़ा आएगा नहीं। अगर आ भी जाता है तब भी कोई इश्यूज नहीं है, तब भी हम बना सकते हैं, बट वैसे इन जनरली 4x4 हाईएस्ट है। तो यहां पे आपको मैंने बताया कि एक सोर्स और डेस्टिनेशन आपके पास गिवन रहेगा। बुक्स अलग अलग राइटर का, अलग अलग यूनिवर्सिटीज कहते हैं पढ़ने के लिए। और वैसे इन जनरल जेके ठुकराल का जो बुक्स है, जेके ठुकराल जी का बुक्स BBA वगैरह के लिए बहुत सुटेबल बुक्स है, ठीक है। BBA के लिए भी, MBA के लिए भी, बीकॉम ऑनर्स के लिए भी। तो फ्रॉम टू, ये आपका डेस्टिनेशन रहेगा, ये आपका सोर्स होता है, S1, S2, S3, S4, ठीक है। और यहां पे आपका सप्लाई होता है, यहां पे आपका डिमांड होता है, डिमांड, ये सप्लाई है तो डिमांड, ठीक है। और ये D1, D2, D3, D4, ये डिमांड हुआ और ये आपका सप्लाई होता है। 1 फुल क्वेश्चन इस पर आता है, आपको देखना है। यहां पे जो वैल्यू है, वैल्यू छोटा हो बड़ा हो, ज्यादा बड़ा सप्लाई में नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल रूल एकदम सिंपल है, नॉर्मल आपको वैसे ही चलना है जैसे मैं आपको गाइड करता हूं।
7355 यहां पे है 7355 7355 5576 5576 8665 8665 और फिर 6164 और इसका जो टोटल है 21। यहां पर जब आप ऐड करोगे तो उसका टोटल 7 + 5 + 8 + 6 ये 21 25 17 25 17 और 17 और 17 इसका जो टोटल है वो 34 15 34 15 12 और 19 और इन दोनों का जो ग्रैंड टोटल है वो 80 है। इन दोनों का ग्रैंड टोटल 80 है, यानी कि ये बैलेंस प्रॉब्लम है। ये हमारे पास गिवन सिचुएशंस होते हैं हर केस में, एनडब्ल्यूसीआर में भी, एलसीएम और वैम में भी। तो ये गिवन सिचुएशंस होते हैं और आप इसको ऐसे लिखा हुआ हो या एक घर में लिखा हुआ हो, ऐसे करके क्लोज किया गया हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फ्री ऐसे लिखा हुआ रहेगा सप्लाई और डिमांड। आप इस सेल को ऐसे आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका टोटल आप एक बार देख लो, चेक कर लेना इसका टोटल, ये सारे कॉलम्स का टोटल, ये सारे रोज का टोटल और फिर सभी का इसका जो टोटल है ग्रैंड टोटल 80 है, इधर से भी ग्रैंड टोटल 80 है। तो ये दोनों फिगर सेम रहना चाहिए, सेम है तो बैलेंस और अगर सेम नहीं है तो अनबैलेंस। तो अनबैलेंस वाले को मैं फिर से बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग बैलेंस पढ़ेंगे। तो इस कंडीशन में आपको स्टार्ट करना है बिल्कुल फर्स्ट सेल से, फर्स्ट सेल से स्टार्ट करना है, यानी इस सेल पे हम लोग आए, इस सेल पे आए, ये पहला सेल। अब देखते हैं इसका सप्लाई कितना है 34 और ये 21, तो हम लोग 21 यूनिट एलोकेट करेंगे, यहां पे 21 यूनिट एलोकेट करेंगे। दोनों में जो छोटा हो यहां पे और यहां पे इसके टोटल में, तो वो हम यहां पे एलोकेट किए और जो कंप्लीट एलोकेशन हो गया तो अब ये कट के यहां पे 0 आ गया और ये इस तरह से यहां पे अब ये पूरा कॉलम कट जाएगा। हर बार एक रोज या एक कॉलम कटेगा ठीक है। तो 21 इन दोनों में छोटा था तो यहां पे 21 एलोकेट किए, तो यहां पर भी 21 अब माइनस हो गया तो 13 बचा। अब यहां पे 21 34 में से 21 चला गया यहां पे, तो अब उसमें 13 बचा और ये पूरे 0 हो गया क्योंकि जब हम 21 इसके टोटल थे वो हमने यहां पे ऑक्यूपाई कर लिया, तो और कुछ नहीं दे सकते किसी को भी, तो ये पूरे कॉलम 0 हो गया। ठीक है, और यहां पे हमारा 13 बच गया। अब सेम हम आएंगे उसके बाद के सेल पे, उसके बाद के सेल 3 है, अब उसका टोटल 13 है और इसका टोटल 25 है, तो अब यहां पे 13 एलोकेट होगा, अब यहां पे 13 एलोकेट होगा और ये हमारा 0 बन गया और ये हमारा 12 बन गया, ये 12 बन गया, राइट। तो उसके बाद वहां पे 0 बन गया तो ये कट जाएंगे, ये अब हमारे पास कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसको जब 0 बनने के बाद हमारे पास और नहीं होगा कि हम एलोकेट कर सकें, और इनमें 12 बन गया। अब नेक्स्ट यहां तो कट चुका है, इसमें से कुछ नहीं, अब हम इस सेल पे आएंगे। इस सेल का टोटल 15 है और यहां पे 12 है, तो ये 12 एलोकेट हो जाएगा यहां पे, बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। और ये 0 बन गया और यहां पे 12 चला गया तो 3 बन गया, राइट। और ये कॉलम्स के बाकी जो रिमेनिंग 2 है वो कट जाएगा। ठीक है, ये सेल कट जाएंगे क्योंकि अब यहां पे हम एलोकेट नहीं कर सकते।
तो 12 आया, ये 0 हो गया और उसमें 15 में से 12 गए 3 हो गया। अब आएंगे हम इस सेल पे, इस सेल यहां पे देखते हैं ये 3 है, ये 17 है, तो ये अब 3 हो गया, अब यहाँ पे 3 हो गया, तो ये कट के 0 हो गया और ये कट के 14 हो गया, है ना, 17 में से 4 गया और ये 0 हो गया, तो दैट मीन्स यहाँ पे कट जाएगा। अब यहाँ पे हम एलोकेट नहीं कर सकते। इसके बाद यहां पर भी ऑलरेडी कटा हुआ है, तो अब हम आएंगे इस सेल पे। तो इस सेल पे स्टूडेंट्स आपको फिर देखना है कि ये 12 है और ये 14 है, दोनों में छोटा 12 है, तो 12 एलोकेट करेंगे, 12 एलोकेट करेंगे और यहां पे 0 हो जाएगा और यहां पे आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। फिर इसमें जब 12 आपने एलोकेट किया तो ये सेल कट गया, ये सेल कट गया, उसके बाद वाला, क्योंकि जो ऑलरेडी कटा हुआ उसको उसके ऊपर तो हमको जाना ही नहीं है, तो 12 एलोकेट करने के बाद ये कट गया। अब आपको आना है इस सेल पे, यहां पे 2 है और यहां पे 19 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे 2 एलोकेट होगा और ये 0 बन गया, ये 0 बन गया और ये हमारा 17 बन गया। और लास्ट में आखिरकार जो हमें क्रॉस चेक है, वो जो हमें देखना है, मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल दोनों में सप्लाई और डिमांड में सेम बचना चाहिए। तो यहां भी 17 ताकि हम कोई भी सप्लाई या डिमांड साइड वाले को हम ये करेंगे तो दोनों ही हमारा 0 हो जाए, सो सारे चीज हमारा 0 बन जाए। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे 15 बचा और यहाँ पे 17 बचा, तो 15 करने के बाद एक तरफ 2, कुछ रिमाइंडर, कुछ रिमेनिंग बच जाए, ऐसा नहीं है। सो यहाँ पे हमारा ये 17 है, ये 17 है, ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी हम एक 17 एलोकेट किए तो अब ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो दोनों तरफ हमारे सारे 0 हो जाने चाहिए, मतलब हम लोग बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने इन सबको घेर भी दिया, अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे दिखला दो, ये एक प्रोसीजर होता है, बढ़िया रहेगा ये, है ना, ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, बस, राइट। अब आप कितने कौन से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमने आपको एक रूल बताया था, कितने सारे क्रॉस चेक हैं। एक तो बैलेंस आप देखोगे, बैलेंस प्रॉब्लम का, फिर सबसे इंपॉर्टेंट यही होना चाहिए कि जब आपका लास्ट सेल में ऑक्यूपाई करो तो लास्ट सेल में सप्लाई और डिमांड में बिल्कुल सेम बचना चाहिए, सेम ही बचना चाहिए कि ताकि दोनों में हमारा 0 हो जाए। इसके बाद आपको कितने सेल ऑक्यूपाइड होते हैं, तो आप लिखोगे ऑक्यूपाइड सेल इक्वल टू रो प्लस कॉलम -1, ठीक है। ऑक्यूपाइड सेल, आप यहां पे बोर्ड में हम सब कुछ नहीं मेंशन कर सकते क्योंकि यहां पे आपके पास, अब मैं थोड़ा सा ऊपर मिटा रहा हूं यहां पे, ठीक है। और आपको एक दूसरा क्रॉस चेक एग्जामिनर थोड़ा खुश भी होंगे कि इसको पूरी तरह से पता है, ऑक्यूपाइड सेल, ऑक्यूपाइड सेल इक्वल टू रो प्लस कॉलम -1, तो आपका 4 + 4 -1, अब आप देखो 8 - 1 7 सेल, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है ना। तो इन चीजों पर ध्यान रखने की बात है और मेंशन कर देना है कि ये हमारे 7 सेल। कल हम लोग, उस दिन हम लोगों ने जो देखा उनमें भी हम लोग इस रूल को अप्लाई कर रहे थे, सभी सवाल में बिल्कुल ठीक आ रहे थे, ठीक है। तो अब आपको लिखना है कि ऑक्यूपाइड सेल इक्वल टू S1D1, कॉमा, ये S1D1 है, कॉमा S1D2, फिर S2D2, कॉमा S2D3, फिर आगे S3D3, कॉमा S4D3 और S4D4, ठीक है। ये आपका इसके बाद ऑक्यूपाइड सेल ऐसा लिखेंगे। इसके बाद ऑक्यूपाइड से आपने ऑक्यूपाइड सेल लिखा और फिर कौन कौन सा ऑक्यूपाई हुआ उसको आपने एड्रेस कर दिया। एड्रेस करने के बाद अब आप लिखेंगे कि हियर x11 इक्वल टू पहला रूप इक्वल टू 21, फिर x12 इक्वल टू 13, x12 इक्वल टू 13,
राइट। फिर आपका 2 2 x22 इक्वल टू 12 और ये सब कॉमा दे देके x23 इक्वल टू 3, जो आपका जितना नंबर्स ऑक्यूपाई हुआ है x23 इक्वल टू 3, ठीक है। फिर 3 तो x33 इक्वल टू 12 और x43 इक्वल टू 2 और x44 इक्वल टू 17। तो स्टूडेंट हम ये चीजें लिख लेंगे तो सारा इंफॉर्मेशन बिल्कुल प्रॉपर स्टेप्स में हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि ठीक है, तो हमें पूरे फुल मार्क्स मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसको देखते हैं कि टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, देयरफॉर इसका जो सॉल्यूशन होगा, देयरफॉर टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या इनिशियल कॉस्ट भी हम कहते हैं, समवेयर ये भी लिखा हुआ रहता है किसी बुक में। तो आपको क्या करना है, ये 21 into 7 जिन में ऑक्यूपाई हुआ है 21 into 7 प्लस फिर 13 into 3 प्लस फिर 12 into 5 प्लस 12 into 5 3 into 7 प्लस फिर 12 into 6 प्लस 2 into 6 प्लस 17 into 4 ये आपका हो जाएगा। अब आप इसको नॉर्मल सॉल्व कर लो, इसको मैं मिटा देता हूं। तो ये 147 और फिर ये 39 और 60, फिर ये 21, 72 और 12 और 68। अब आप इसको बिल्कुल ऐड कर लो, जो आया इतना रुपीस आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो 8 to 10 12 13 और ये हो गया 22 और 7 29, सो 9 बस गया 2 और ये हो गया 8 9 और 7 16 18 24 27 और 4 27 31, तो 1 बच गया 3 और 3 उसके बाद यहां पे आ जाओगे 4, तो 419 रुपीज। ये आपका NWCR मेथड से आपका टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गया। एक चीज मैं आपको बिल्कुल अभी बता देता हूं कि जब आप LCM या WEM निकालेंगे तो सब में डिफरेंट आंसर आएगा। बहुत रेयर चांसेस है, या ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि दोनों में सेम आंसर नहीं आता भी है। कुछ सवालों में, एक आध सवालों में आपको दोनों में सेम फिगर भी आएगा, ठीक है। बट इन जनरल थोड़ा ऊपर नीचे आता है। तो आपको इससे बिल्कुल घबराने की बात नहीं है कि एक मेथड्स में कुछ आंसर आया और दूसरे मेथड में कोई अलग आंसर आया, तो ऐसा होता है। और कुछ एक क्वेश्चंस में इक्वल भी, जेके ठुकराल में भी कुछ क्वेश्चंस में 1095 है, तो बिल्कुल सेम टू सेम LCM में और NWCR में बिल्कुल सेम आंसर है, ठीक है। तो आंसर्स फ्लक्चुएट होंगे, मतलब ऊपर नीचे थोड़ा होगा या फिर सेम भी आ सकता है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। बट ऑलमोस्ट बहुत फर्क नहीं होता, बहुत गैप नहीं होता। बट आप प्रोसेस जो मैंने क्रॉस चेक बताया, इन बातों का ध्यान रखो, राइट। उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशंस ही है, तो आंसर सेम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इन्हीं बातों को आपको ध्यान में रखना है। ऐसे कोई घबराना नहीं है कि आंसर सेम क्यों नहीं आया, ठीक है। तो NWCR में जो मैक्सिमम 4/4 है,
बैलेंस प्रॉब्लम में वो हमने देख लिया। अब हम लोग आते हैं दूसरा मेथड, एलसीएम, लिस्ट कॉस्ट मेथड। तो उन मेथड का सवाल हम देखते हैं, और पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने उस दिन देखा था वही क्वेश्चन हम इसमें भी देखते हैं। और आपको याद होगा उस क्वेश्चन में कितना आंसर आया था, मैं फिर से आपको रिपीट बता दूंगा। तो वही वाले क्वेश्चन 3 रो और 4 कॉलम का जो पहला एग्जांपल हमने बताया था, हाँ, लिस्ट कॉस्ट मेथड में पहले तो हम बिल्कुल वो टेबल बनाते हैं, और उसी सवाल को जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं कि NWCR में जब उस क्वेश्चन को हमने बनाया तो 1095 आंसर आया, 1095 आंसर आया था, ठीक है। और एलसीएम में जब यहां पे बना है तो 727 आंसर आया है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग भी उसको देखते हैं, उस सवाल को बाय एलसीएम, लिस्ट कॉस्ट मेथड। तो कितना डिफरेंस आया, 727 और 1095। तो ऐसे फर्क हो सकते हैं, कुछ एक सवाल में सेम भी आ जाता है, इसको एलसीएम कहते हैं, लिस्ट कॉस्ट मेथड। सवाल बिल्कुल एग्जैक्टली वही रहेगा, ऐसे ही बने हुए रहेंगे, उसमें कोई इश्यूज नहीं। ये डेस्टिनेशन हो गया, इधर सोर्स हो गया, और फिर हमारे 3 रोज 4 कॉलम है इसमें। D1, D2, D3, D4, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा इसको, D4, राइट। और इधर हमारा क्या रहेगा, इधर सप्लाई रहेगा। जो डिमांड वाला साइड है यहां पे जो कॉलम, उसमें सप्लाई का कॉलम रहेगा, और ये हमारा सप्लाई है S1, S2, S3, तो ये डिमांड रहेगा, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो सप्लाई का रो है उसमें डिमांड रहेगा। क्यों? क्योंकि ये डिमांड का टोटल है, और ये सप्लाई रहेगा क्योंकि ये सप्लाई का टोटल है। इसका 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 यहाँ पे टोटल है, इसीलिए वो सप्लाई का टोटल है और ये डिमांड का टोटल है, राइट। तो अब आप देखो फिगर हमारे जो थे वो क्या थे, 21, 16, 15, 21, 16, 15, 3, ठीक है, 21, 16, 15, 3, 17, 18, 14, 13, फिर 32, 27, 18 और 41। इसका है सम 11, 13, 19, 11, 13, 19, और ये है डिमांड है 6। इसका सम नहीं है, ये ऐसे है 6, 10, 12, 15। इसका सम नहीं है, सप्लाई और डिमांड अलग से गिवन होता है। तो इसका सम आपका यहां पे, इसका सम यहां पे आपका 43 आएगा, और इसका भी सम 43 है।
तो ये बैलेंस प्रॉब्लम है। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी मैं आपको शायद गलती से बोल दिया था उसका सम लास्ट क्वेश्चन में, इसका सम नहीं होगा, सप्लाई अलग होगा, अलग गिवन होगा, अलग यूनिट और डिमांड अलग होगा, इनका टोटल यहां पे गिवन होगा, इनका टोटल, और ये दोनों टोटल सेम आना चाहिए, राइट। सो ये जरूरी नहीं है कि ये जो है सो इसका टोटल है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अब आपका यही ऐसा ही सवाल था, ऐसा था, आप इसको घेर दो इस तरह से यहां पे। बस अब आपको ध्यान रखने की बात है कि उनमें एनडब्ल्यूसीआर में हर हाल में हम लोग सबसे पहला सेल को एलोकेट करते थे, पहले सेल से काम स्टार्ट करते थे। ठीक है, और फिर जो कुछ भी यहां पे ऑक्यूपाई होता था छोटा वाला, उसके बाद अगर ये ब्लैंक है तो हम नेक्स्ट सेल पे मूव करते थे। सो जो हमारा मूवमेंट का वे है वो हम यहां से लेफ्ट साइड वाले या लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम ऐसे चलते हैं, हम लोग देखते हैं यहां पे, फिर यहां पे ब्लैंक है कि एलोकेट करना है, फिर यहां पे आते हैं, यहां पे आते हैं, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, और अगर कोई कट हो गया रहता है तो उसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। सो हर हाल में हम लोग लेफ्ट एंड से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट सेल से। ठीक है, एलसीएम में आपको वो नहीं करना है, एलसीएम में आपको देखना है कि ये जो वैल्यू है इनमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, सबसे छोटा वैल्यू उसी सेल से काम स्टार्ट होगा, सबसे छोटा वैल्यू, यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। कि सबसे छोटा वैल्यू 3 है इनमें, तो इस सेल से काम स्टार्ट होगा, तो यहां पे 3, इसका सप्लाई 11 है और इसका 15 है, तो यहां पे हम रूल वही अप्लाई करेंगे, तो हम 11 यहां पे ऑक्यूपाई करेंगे, 11 ऑक्यूपाई किए, अब यहां पे 0 हो गया और यहां पे 4 हो गया। ठीक है, तो जब 11 कर दिए तो ये जो रो है वो कट गया, वो रो कट गया। तरीका फिर जो कट होने का या सब्ट्रैक्ट होने का वो एनडब्ल्यूसीआर वाला ही रहेगा, बस फर्क ये है कि जो सबसे छोटा है उसी से हम काम करेंगे, जो सबसे छोटा वैल्यू है सेल में, उनमें हम पहला सेल को करते थे, फिर ऐसे मूव करते थे राइट साइड को। अब आप देखो कि 11 करने के बाद ये कट चुका है, अब आपके पास जो रिमेनिंग है उनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो उनमें सबसे छोटा हमारा 13 है, तो अब इस सेल पे काम होगा, तो 13 है, तो यहां पे इसका टोटल 4 है और ये 13 है, तो यहां पे 4 ऑक्यूपाई होगा। ठीक है, और ये 4 हमारा 0 हो गया, तो ये 13 हमारा 9 बन गया, क्योंकि 9 माइनस 4, और जब ये 4 था और 4 ऑक्यूपाई हो गया तो यहां पे अब ये कट गया, अब ये कट गया। ठीक है स्टूडेंट, और यहां पे हमारे पास 9 बन गया, ये तो अभी बचेगा ही क्योंकि उधर हमारे पास बचा हुआ है वैल्यू, तो ये कट गया और यहां पे ये हो गया। अब आप देखो, अब रिमेनिंग में आपका कौन सबसे छोटा है, 14 सबसे छोटा है, तो अब हम इस सेल पे आएंगे, तो 14 जब आएंगे तो इस 14 में यहां पे 9 है और यहां पे 12 है, तो यहां पे 9 ऑक्यूपाई होगा, यहां पे 9 ऑक्यूपाई होगा, और ये 9 0 बन जाएगा और ये हमारा 3 बन जाएगा, 12 माइनस 9, और जब 9 हम था और हमने ऑक्यूपाई कर लिया तो ये सेल अब कट गए, ये सेल कट गए। उसके बाद अब हम आएंगे इन तीनों पे, इन तीनों अभी बचे हुए हैं, इनमें सबसे छोटा हमारा 18 है, तो 18 इस सेल पे आएंगे, तो 18 में यहां पे 3 है और 19, तो 3 हम ऑक्यूपाई करेंगे, तो ये हमारा 0 बन गया और ये हमारा 16 बन गया। हर बार जो हमें काम करना है वो करते रहेंगे कि यहां पे ऑक्यूपाई हुआ, अब इस सेल में कोई अभी ब्लैंक नहीं था जिसको हम कट कर पाते, और यहां पर भी माइनस करना है, अगर एक बार भी छूट जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यही इसकी बारीकियों को ध्यान में रखना है। तो 3 करेंगे तो ये 0 हो गया और यहां पे अब 16 बच गए। अब हम आएंगे इन दोनों में, इन दोनों में छोटा कौन सा है, 27 है, 27 है, तो यहां पे 10 है और 16 है,
तो हम 10 ऑक्यूपाई करेंगे, यहां पे 10 ऑक्यूपाई करेंगे, तो ये 0 बन गया और ये 6 बन गया, ये हमारा 6 बन गया। और एंड में लास्ट में जैसे उसमें होता है उसी तरह सप्लाई और डिमांड में सेम यूनिट बचना चाहिए। अगर कहीं पे भी एक का भी फर्क आ गया तो आपका पूरा सवाल गलत है। आप फिर से अगेन या तो दोबारा कोशिश करो या फिर रिपीट करो, ठीक है। आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे अगर एक का भी फर्क हो गया तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि एक ही सेल बचा, उसमें इसमें भी 6 यूनिट है और इसमें भी 6 यूनिट है। दैट मीन्स हम लोगों ने प्रोसीजर बिल्कुल परफेक्ट किया है। तो अब यहां पे 6 यूनिट कोई भी हमने ऑक्यूपाई कर दिया ताकि यहां भी 0 हो जाना चाहिए और यहां भी। सो सप्लाई और डिमांड का हर रो और कॉलम का रिजल्ट 0 हो जाना चाहिए, उसमें भी और इसमें भी, एनडब्ल्यूसीआर और एलसीएम में, दोनों में। अब इनमें भी हम लोग देखते हैं कि कितने 1 2 3 4 5 6। अब उसमें जो सेल ऑक्यूपाई हुए थे वो सेल डिफरेंट हो सकते हैं, इनके ऑक्यूपाइड सेल डिफरेंट हो सकते हैं, बट रूल वही रहेगा। रूल R प्लस C माइनस 1, रो प्लस कॉलम माइनस 1। तो ऑक्यूपाइड सेल जो है 4 हमारे कॉलम है, 3 रोज हैं, तो R प्लस 3 मतलब कि 3 प्लस 4 हो गया 7 माइनस 1 6। अब हम लोग देखते हैं कि 6 सेल ऑक्यूपाइड है या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 ये भी हमारा एक क्रॉस चेक है। तो आप इससे देख सकते हो कि बिल्कुल हम ठीक किए हुए हैं। और अगर आपका ये चीजें नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आपकी गलती हुई दोबारा। तो यानी कि हमने बिल्कुल 6 सेल ऑक्यूपाइड हो गया। अब सेम वही बात कि ऑक्यूपाइड सेल क्या क्या हुआ, तो S1D4, S2D3, S2D4, फिर S3D1, S3D2 और लास्ट में S3D3। ये आपके ऑक्यूपाइड सेल हुए। X का में जो के टर्म्स में जो वैल्यू लिखते हैं X14 यानी पहला रो और चौथा कॉलम, तो X14 ऐसे हम लिखते हैं, X14 इक्वल टू 11, X14 यानी पहला रो चौथा कॉलम का रिजल्ट क्या है 11 है। फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम यानी कि X23 ये आपका 9 है, ठीक है। आप यहां पे कॉमा कॉमा दे सकते हो। फिर X24 ये आपका 4 है, ये आपका 24। फिर X31 ये आपका 6 है। और 32 ये आपका 10 है। और X33 ये आपका 3 है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम लोग इसको इनिशियल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते हैं। देयरफॉर अब यहां पे मिटाते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो अब यहां पे हम लोग ये करते हैं कि आपका पहले यहां है तो हो गया 11 इंटू 3 प्लस उसके बाद 9 इंटू 14 प्लस 4 इंटू 13 प्लस 6 इंटू 32 प्लस 10 इंटू 27 और प्लस 3 इंटू 18 राइट। तो अब ये हो गया 33 और ये हो गया 126 प्लस 52 और प्लस 192 प्लस 270 और प्लस 54 राइट। और अब आप यहां पे जब इसको करेंगे तो 4 और 2 6 और 2 8 और 6 14
और 3 17, सो ये हो गया 17, 4 और 2 6 और 2 8 14 और 3 17, सो 7 हो गया, बच गया 1। अब ये हो गया 6 6 और 7 13 13 और 9 22 और 27 29 29 और 3 32 32, बच गया 3 3 और 2 5 है ना, और 1 6 और 1 7। तो मैंने आपको पहले ही आंसर बता दिया था कि देखो 727, हमने स्टार्ट करने के पहले ही बताया था कि इसके जो आंसर है वो 727 है, ठीक है, और वो बिल्कुल परफेक्ट आया, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपका एलसीएम मेथड भी यही कहता है। और इसके बाद एक और सिचुएशन इसमें आते हैं, जब कोई सेल टाई हो जाता है। तो जब कोई सेल टाई हो जाता है तो उसकी भी रूल्स आपको मैं लिखवा दूंगा, इसमें डाल दूंगा कि टाई के केस में क्या करना है। जब कोई सेल, अब हमें एग्जैक्टली थोड़ा देखना पड़ेगा क्वेश्चंस को कि कौन सा क्वेश्चंस टाई वाला क्वेश्चंस है, राइट। तभी मैं आपको अभी एग्जैक्टली जो एग्जांपल या एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं गिवन, इनमें यह देखकर कह पाना कि ये इस क्वेश्चन में टाई होता है तो वो मुश्किल है। टाई होने के बाद हम प्रैक्टिकली बताएंगे कि टाई होने के बाद क्या करना है, ठीक है। और वैसे आप एलसीएम मेथड बिल्कुल सीख गए। और अब जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उनमें हम क्वेश्चन को देख कर नहीं बता पाएंगे कि इनमें कौन से सवाल में टाई हो रहा है, ऐसे इसमें नहीं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था गिवन, जो मैंने मतलब कि सॉल्व मैंने उसको बनाया और वो आंसर बिल्कुल परफेक्ट आया। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पर मुझे थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि या एक आध क्वेश्चन को मुझे करके देख लेना होगा, जल्दीबाजी में 2-2 5-5 मिनट का काम है कि कौन से क्वेश्चन में टाई होता है। तो टाई वाली भी मैं एक क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूं, क्योंकि अभी तो बताना मुश्किल होगा। और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे फिर वैम मेथड पे, जो बहुत बड़ा होता है और जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है आने की, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ये भी है, फिर हमारे सिलेबस में और भी है, स्टेपिंग स्टोन मेथड, मोडी मेथड। तो इन चीजों के लिए हम आते हैं 1 बाय 1 पहले। तो पहले हम लोग टाई वाले क्वेश्चंस को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और एलसीएम का, अदरवाइज एलसीएम बिल्कुल क्लियर हो गया। और किसी स्टूडेंट वगैरह को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरा हर वीडियोस आप देखो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और मैंने जैसे कहा है, कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल के और या कोई भी कॉलेज के बीए मैथ्स, बीएससी, बीकॉम पास, ऑनर्स, ओपन, रेगुलर, बीबीए, बीसीए, एमबीए, एमसीए, बीटेक, जीमैट, सैट, मैट, कैट, कोई भी जितना मैंने आपको सीसैट, एनडीए, जेई, जितने इन सब के बच्चे जिनको कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। इन सभी बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, इन सभी बच्चों को मैं गाइडलाइन देता हूं, पढ़ाता हूं, और इन सभी के लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा। बट एक तरफ स्कूल होता है और एक तरफ इतने सारे प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, तो और अब एग्जाम का टाइम आ चुका है, तो बहुत टाइम मिल नहीं पाता, बहुत मुश्किल से टाइम निकाला जाता है। तो पर फिर भी अगर किसी को पर्टिकुलरली कोई प्रॉब्लम हो तो आप कंसल्ट कर सकते हो। और मेरा आपका है जो राजहंस ट्यूटोरियल्स, ये आप मनोज कुमार राजहंस आप यूट्यूब में भी देखोगे तब भी आपको दिखे, मतलब कहीं भी गूगल में भी आपको दिखेगा। यूट्यूब में ये मेरा चैनल है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।
ये नंबर है 9810843472। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और manoj_hotmail.com इस पे आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। इस पे मुझे आप मेल आईडी पे कर सकते हो। ठीक है, कभी कॉल करोगे हो सकता है मैं ना भी उठाऊं, पॉसिबल ना हो, क्योंकि अननोन नंबर से सारे कॉल्स उठा पाना पॉसिबल नहीं होता है दिन भर में। फिर मैं क्लास में होता हूं, तो मैसेज डालोगे तो मैसेज में आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, फिर कंसल्ट करूंगा। ओके देन, सी यू, बाय। फिर मैं जल्दी से ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा और उसमें आपको मैं फर्दर आगे की जानकारी बताऊंगा। थैंक यू बिट्टू।